Hello students, in today's class we will discuss about POAC. POAC means Principle of Atomic Conservation. देखिए हमारा जो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग बहुत से क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग POAC से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. पहले हम लोग इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन मीन्स कुछ न्यूमेरिकल्स इसी की अप्रोच से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ. POAC से जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हो तो डिफरेंस क्या होता है. जब हम लोग क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट लगाकर सोल्व करते हैं वहाँ पे हमें रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए और रिएक्शन की बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है. POAC एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. मींस विदाउट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग पहले POAC को समझते हैं. बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. POAC मींस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. इसके नेम से पता चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मोल्स, टोटल मोल्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल रहते हैं. यानी जो एटम होता है वो कंजर्व रहता है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. यानी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, इक्वल होंगे किसी भी बैलेंस इक्वेशन में. जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए मैं लिखता हूं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O. तो मैं जब इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा. इस रिएक्शन को देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स हैं. तो अगर हम लोग समझे तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने मोल है, रिएक्टेंट साइड में 4 मोल, 2 2 4. और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन देखोगे तो आप कितने मोल होगा, 4 मोल. इसी तरह जब हम लोग ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम भी रिएक्टेंट साइड में देखिए कितना है, 2 मोल. जबकि आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे वहां पे भी 2 1 2 मीन्स कितना मोल आ गया, 2 मोल. यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम के मोल होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं, हम ये कहते हैं. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. अब बात आती है कि इसका क्वेश्चंस में किस तरह से हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं या एप्लीकेशन क्या है जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. तो क्या होता है कि जब हम पहले तो देखिए कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता या बहुत डिफिकल्ट होता है. अब रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल क्यों नहीं होता वो अभी हम समझेंगे. बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस रिएक्शन होती हैं. उन सीक्वेंस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन सीक्वेंस रिएक्शन के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट से हम लोग किसी और की रिएक्शन करवाते हैं, फिर कुछ और बनता है, फिर किसी और की रिएक्शन करवाते हैं, कुछ और बनेगा. तो एक सीक्वेंस होगा. पूरा सीक्वेंस हमें गिवन नहीं होता, हमें सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट गिवन होता है. तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, किसी एक एटम को कंजर्व कर देते हैं और हमारी पूरी कैलकुलेशन जो होती है वो उस एटम के ऊपर बेस्ड हो जाती है. तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते. तो वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, POAC मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर हम लोग POAC को यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है 48 मोल ऑफ K2CO3 वाज ट्रीटेड बाय ए सीरीज ऑफ reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 salt twice. Calculate the moles of product. यानी इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो K2CO3 है इसके 48 मोल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. 48 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन से कन्वर्ट हो रहे हैं. हमें सीरीज ऑफ रिएक्शन नहीं दिया गया, तो क्या इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं. मीन्स हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास K2CO3 गिवन है
और वो कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो आता है K2ZN3 और FeCN6 सोल्ट ट्वाइस। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो क्या इस क्वेश्चन में हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस रिएक्शन है या एक सीरीज रिएक्शन है। हमें नहीं पता कि ये आयरन कहाँ से आया, हमें नहीं पता कि ये जिंक कहाँ से आया, हमें नहीं पता कि ये नाइट्रोजन एटम कहाँ से आया है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ K2CO3 में ऐड किया गया होगा और बहुत कुछ है जो यहाँ से रिमूव हुआ होगा। जो ऐड किया गया है और जो रिमूव है वो हमें गिवन नहीं है। तो इस रिएक्शन को जब हम कंप्लीट लिख ही नहीं सकते तो इसको बैलेंस भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की रिएक्शंस को या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि मोल कॉन्सेप्ट से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जिन क्वेश्चंस की रिएक्शन को बैलेंस किया जा सके। इस रिएक्शन को ही नहीं लिखा जा सकता तो इसको बैलेंसिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब कैसे करेंगे देखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to product। यानी इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जब K2CO3 को इसमें कन्वर्ट किया गया तो इसका सारा का सारा जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोडक्ट में। इसका मीनिंग सिंपल यही है कि यहाँ पे जितना भी कार्बन रिएक्टेंट में था वो सारा का सारा कार्बन आपको किसमें मिल रहा है, प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। यानी कार्बन एक ऐसा एटम है जिसको क्या रखा गया है, यहाँ पे कंजर्व रखा गया है। यानी कार्बन इस रिएक्शन में कंजर्व है, जितना कार्बन यहाँ है उतना ही कार्बन आपके पास प्रोडक्ट में है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम in reactant is equal to number of moles of carbon in product। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में कार्बन के मोल जितने होंगे प्रोडक्ट साइड में भी यानी फाइनल प्रोडक्ट में भी कार्बन के एटम के जो मोल्स होंगे वो उतने ही होंगे। अब जरा समझिए, क्या हम यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, K2CO3। हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, K2CO3। इनिशियल कंपाउंड हमारा K2CO3 है। क्या हम कार्बन के जो मोल्स होते हैं उनको K2CO3 के मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि क्या हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास K2CO3 है उस K2CO3 के मोल से कार्बन के मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए कि K2CO3 में और कार्बन के मोल्स में क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये कितना मोल है, 1 मोल। यानी हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास 1 मोल K2CO3 होगा तो उसमें कार्बन के एटम भी कितने होंगे, 1 मोल। पोटेशियम एटम कितने होंगे, 2 मोल। ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 3 मोल। बट 1 मोल K2CO3 में कार्बन के एटम भी कितने होंगे, 1 मोल होंगे। यानी जितने मोल हमारे पास K2CO3 होगा उसमें कार्बन के एटम भी उतने ही होंगे। तो हम यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में अगर हम 1 मोल K2CO3 लेते हैं तो उसमें कार्बन के एटम भी कितने मोल होंगे, 1 मोल। यानी जितने कार्बन के मोल्स होंगे, कार्बन के एटम के जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल क्या होगा, K2CO3। इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम की जगह पर क्या लिख दिया, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट साइड में कार्बन के कितने मोल्स होंगे उसको हम प्रोडक्ट में देखिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है उससे रिलेट करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूं K2ZN3FeCN6
होल ट्वाइस। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो इसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल्स होंगे? तो इस प्रोडक्ट के 1 मोल में कार्बन के 6 2 12, ये देखिए 6 कार्बन यहां पे हो गया इंटू 2, तो कितना हो गया 6 2 12, यानी इसके 1 मोल में कार्बन एटम के मोल जो होंगे वो कितने होंगे? 12 मोल होंगे। यानी प्रोडक्ट का अगर 1 मोल होगा तो उसमें कार्बन के जो एटम होंगे वो 12 मोल होंगे। इट मींस इस प्रोडक्ट में कार्बन के जो मोल है वो इस प्रोडक्ट से कितना टाइम ग्रेटर है? 12 टाइम ग्रेटर है, 12 टाइम ज्यादा है। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं 12 इंटू मोल ऑफ K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, FeCN6 होल ट्वाइस। यानी हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 12 इंटू मोल ऑफ K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस। यहाँ पे हमने ये 12 क्यों लिया? बिकॉज हमें यहाँ पे बताने थे नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ यही दिखाया गया है। तो इस प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं, जितने भी इस प्रोडक्ट के मोल होंगे उनमें कार्बन जो होगा वो 12 टाइम उस प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए 6 2 12, अगर हम यहाँ ये 1 मोल लेते हैं तो वहां पे कार्बन कितने मोल लिया जा रहा है? 12। इट मीन्स हमने यहाँ पे लिख दिया 12 इंटू मोल ऑफ K2 Zn3 FeCN6। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ K2CO3 कितने गिवन थे? 48। तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1 इंटू 48 इज इक्वल टू 12 इंटू इसके मोल्स हमें फाइंड आउट करने थे, प्रोडक्ट के मोल हमें फाइंड आउट करने थे, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया? x। तो यहां से हम लोग x कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 12, यानी 4 मोल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 मोल। तो ये हम लोगों ने POAC को अप्लाई किया, मींस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। उन रिएक्शंस के लिए POAC ज़्यादा यूजफुल होता है जिन रिएक्शंस के अंदर जिन रिएक्शन को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। इवन बाकी रिएक्शन जो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकती हैं, जो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं, वो भी हमारे POAC से सॉल्व हो सकते हैं। बट ये देखना चाहिए कि POAC ज़्यादा वहाँ अप्लाई कीजिए जहाँ पे जिन रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। जिन रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा सिंपल होता है वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, और जहाँ पे जिन रिएक्शन को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, इस तरह की सीक्वेंस रिएक्शन जहाँ पर जिनको बैलेंस किया ही नहीं जा सकता, वहाँ पे आपका POAC यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। थैंक यू।